साल था 1980 जब इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई पार्टी की स्थापना हुई जो आने वाले समय में कांग्रेस के डोमिनेंट को खत्म करने के लिए आगे बढ़ी। शुरुआत में इस पार्टी का सफर आसान नहीं था। 1984 के जनरल इलेक्शन में पार्टी को सिर्फ 2 सीटें मिली, लेकिन वहीं से इसकी कहानी बदल गई। 1989 के इलेक्शन में पार्टी ने जबरदस्त वापसी की और 85 सीटें जीतकर पूरे पॉलिटिकल लैंडस्केप को हिला दिया। ये वही पार्टी है जिसे आप और हम जानते हैं भारतीय जनता पार्टी के नाम से, और आज ये भारत की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल पार्टी बन चुकी है। 1980 से लेकर अब तक, यानी कि आने वाले वर्षों तक, बीजेपी ने अपनी आइडियोलॉजी, डिसिप्लिन और नेशनलिज्म के सहारे खुद को इतना मजबूत किया। ये वही जर्नी थी जिसे धीरे धीरे कांग्रेस के डिकेड्स पुराने डोमिनेंस को तोड़ा और इंडियन पॉलिटिक्स में एक नई लहर पैदा की जिसे आप और हम बीजेपी लहर के नाम से जानते हैं। ये हवा अब दिल्ली को बचने नहीं देंगी। भारत माता की जय, भारत माता की जय। अच्छे दिन जो आने वाले सालों तक देश की राजनीति की दिशा तय करने वाली थी। साल था 1996 जब भारतीय जनता पार्टी ने अपने राजनीतिक सफर में अब तक की सबसे बड़ी छलांग लगाई। उस साल के जनरल इलेक्शन में बीजेपी ने 161 सीटें जीतकर देश की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी के रूप में उभर कर सामने आई। पहली बार पार्टी ने अपने नेता अटल बिहारी वाजपेयी को प्राइम मिनिस्टर बनाया, लेकिन यह सरकार ज्यादा दिन तक नहीं चल पाई। फिर भी ये वो पल था जिसने बीजेपी को खुद को यह भरोसा दिलाया कि अब वो सिर्फ विपक्ष में नहीं बल्कि सत्ता के लिए गंभीर दावेदार बन चुकी है। फिर वक्त बदला, साल आया 2014 जब बीजेपी ने इतिहास रच दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में पार्टी ने 282 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल की, जो पिछले 30 सालों में किसी भी पार्टी को नहीं मिला था। वो आया तो सबने कहा आने दो, देख लेंगे। उसने देखा तो सबने कहा देखने दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। भाइयों बहनों, जो लोग मेरी आलोचना करते थे उनको भी पता नहीं चला कि मोदी एक ऐसा जादूगर है। मोदी की छवि डेवलपमेंट मैन, एक स्ट्रॉन्ग लीडर की तरह गूंज रही थी और उनकी रैलीज को लेकर उनके स्लोगन तक हर चीज ने लोगों की उम्मीद जगा दी। अब अच्छे दिन आने वाले हैं। देश के कोने कोने में मोदी लहर दौड़ी। मोदी जी को जिताएंगे, भाजपा को बहुमत दिलाएंगे, तभी तो अच्छे दिन आएंगे। अच्छे दिन आने वाले हैं। कमल का बटन। कांग्रेस अपने सबसे कमजोर दौर से गुजर रही थी। उसका एग्जिस्टेंस जैसे मिटने की कगार पर था। लेकिन 2014 में किए गए कई वादे, जैसे हर भारतीय के खाते में 15 लाख आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां मिलेंगी और काला धन वापस लाया जाएगा, आज तक पूरे नहीं हुए। सत्ता हासिल करने के लिए बीजेपी ने हर राजनीतिक चाल चली। सोशल मीडिया कैंपेन से लेकर बड़े बड़े वादों तक रणनीति इतनी परफेक्ट थी कि लोगों की नाराजगी को भी उन्होंने उम्मीद में बदल दिया। और 2014 में बनी नरेंद्र मोदी की सरकार पहली बार बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत वाली बीजेपी गवर्नमेंट। जो आने वाले वर्षों में भारत की राजनीति का चेहरा पूरी तरह बदलने वाली थी। साल 2014 से साल 2019 तक इंडियन पॉलिटिक्स का सबसे निर्णायक दौर रहा। ये वही था जब भारतीय जनता पार्टी ने न केवल सत्ता हासिल की बल्कि पूरे देश की राजनीतिक सोच को ही बदल दिया। नरेंद्र मोदी की लीडरशिप ने पार्टी ने जो वादे किए थे उन्होंने जनता में भारी उम्मीदें जगाई, लेकिन समय के साथ साथ ये साफ हो गया कि ये वादे हकीकत से कहीं ज्यादा राजनीतिक थे। बाद में खुद बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पार्टी के डोमिनेंट स्ट्रेटजिस्ट अमित शाह ने इन वादों को राजनीतिक जुमला कहकर स्वीकार किया। कि 15 लाख रुपए अकाउंट में क्यों नहीं आ रहे। देखिए, ये जुमला है। किसी के अकाउंट में 15 लाख रुपया कभी नहीं जाता, वो उनको भी मालूम है और आपको भी मालूम है। यानी पार्टी ने मान लिया कि इन वादों का कोई ठोस आधार नहीं था। इसके बावजूद जनता का भरोसा बीजेपी से नहीं उठा, उल्टा मोदी वेव और तेज हो गई। फिर आया 2019 का चुनाव और बीजेपी ने इतिहास को दोहरा दिया। इस बार पार्टी ने अकेले अपने दम पर 303 सीटें जीत ली। नामों के बारे में बात कर रहा है। जी हाँ, आप आज समझ लीजिए ईस्ट से लेकर
वेस्ट तक, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, आप समझ लीजिए अखिल भारतीय नेता के तौर पर नरेंद्र मोदी ने बाकायदा आंकड़ों के जरिए अपनी सीट को मजबूत किया है खुद को। करीब 4.5 घंटे की काउंटिंग के बाद नया इतिहास बनेगा। नरेंद्र मोदी एक बार फिर से प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस और बाकी विपक्ष लगभग खत्म होने के कगार पर आ गए। ये वह दौर था जब देश की राजनीति ने एक निर्णायक मोड़ लिया, सेंटर से राइट की ओर। जो पहले पॉलिटिक्स सेंटर में थी, अब राइट विंग की तरफ जा रही थी। बीजेपी ने अपनी विचारधारा को सिर्फ गवर्नेंस तक सीमित नहीं रखा, बल्कि उसे राष्ट्रवाद से जोड़ दिया। अब राष्ट्रवाद का मतलब धीरे धीरे हिंदू नेशनलिज्म में बदलने लगा। पार्टी का नैरेटिव साफ था, अगर तुम बीजेपी को वोट नहीं करते तो तुम असली हिंदू हो ही नहीं। ये नैरेटिव जनता के बड़े हिस्से में गहराई तक उतर गया। बीजेपी ने अपने मुख्य एजेंडे को 3 मुद्दों पर केंद्रित रखा: राम मंदिर बनवाना, आर्टिकल 370 को हटाना, यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू करना। इनमें से 2 वादे बीजेपी ने पूरे किए। राम मंदिर का निर्माण हुआ और आर्टिकल 370 को हटा दिया गया। इससे पार्टी का कोर वोट बैंक और मजबूत हुआ। लेकिन जैसे जैसे वक्त बीता, जनता के बीच एक नई बेचैनी उभरने लगी। बेरोजगारी, महंगाई और गिरता इंस्टीट्यूशनल ट्रस्ट ने लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। वादे और वास्तविकता में बहुत बड़ा फर्क होता है। आज भारतीय राजनीति में एक नया पॉलिटिकल शिफ्टिंग देखने को मिल रही है। देश का मूड धीरे धीरे राइट से सेंटर की ओर लौट रहा है। लोगों के बीच सवाल उठ रहे हैं, क्या बीजेपी ने अपनी विचारधारा को डेवलपमेंट से ज्यादा आइडेंटिटी पॉलिटिक्स में बदल दिया? यही सवाल आने वाले समय में तय करेंगे कि बीजेपी का करिश्मा बना रहता है या भारत की राजनीति फिर से नए मोड़ पर मुड़ती दिखाई दे रही है। भारतीय राजनीति में बीजेपी को ग्राफ को उठाने में जितनी भूमिका उसके नेताओं ने निभाई, उतनी ही निभाई थी मीडिया ने। देश के बड़े बड़े न्यूज चैनल्स, पोर्टल्स ने नरेंद्र मोदी को एक करिश्माई लीडर के रूप में पेश किया, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जो कुछ भी कर सकता। चाहे नरेंद्र मोदी की फॉरेन ट्रिप्स हो या इंटरनेशनल स्पीचेस, मीडिया ने हर बार यह इमेज गढ़ी कि मोदी के सामने दुनिया झुक रही है। जब मोदी बोलते हैं तो सब चुप हो गए। इस इमेज ने जनता के बीच एक गहरा माइंड वॉश इफेक्ट छोड़ा। धीरे धीरे लोगों के मन में ये भावना बैठ गई कि मोदी के आने से देश की इमेज पहले से अधिक स्ट्रॉन्ग और अट्रैक्टिव हो गई है। मीडिया ने इस नैरेटिव को इतनी बार दोहराया कि एक रियलिटी इल्यूजन बन गया, लेकिन असलियत इससे बिल्कुल अलग थी। भारत ने हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक स्ट्रेटेजिक और जियोपॉलिटिकली इंपॉर्टेंट कंट्री रहा है। मोदी से पहले भी और मोदी के बाद भी रहेगा। फर्क इतना था कि भारतीय मीडिया ने देश की ताकत को मोदी के साथ जोड़ दिया। लेकिन यही दौर था जब भारतीय मीडिया अपने सबसे डार्क फेज से गुजर रही थी।